जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के दिवंगत नेता पीसी अलेक्जेंडर ने एक किताब लिखी थी, पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और अपनी उस किताब में उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह से जो चुनाव बाद के गठबंधन होते हैं वे बड़े नाजुक होते हैं और ज्यादा टिकते नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि इस तरह के गठबंधन आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ विचारधारा को दरकिनार करके सत्ता हासिल करने के लिए ही बनाए जाते हैं और कुछ वक्त में ही इन गठबंधनों के जो घटक दल होते हैं उनके बीच आपसी मनमुटाव शुरू हो जाता है, महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है, कई बातों पर अनबन होने लग जाती है और फिर आखिर में गठबंधन टूट जाता है। और अगर सत्ता में गठबंधन है तो फिर सरकार भी गिर जाती है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त दो चुनाव बाद के गठबंधन हैं। एक सत्ता में है महायुति, जिसमें कि बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। और दूसरी है महाविकास आघाड़ी, जो विपक्ष में है, जिसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, शरद पवार वाली एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। तो अब जो खबर आ रही है वो है सत्ताधारी महायुति के गठबंधन से, और इसमें अजीत पवार के खिलाफ एक तरह से रोष की खबर आ रही है बीजेपी और शिंदे सेना वाली पार्टी की ओर से। और अजीत पवार के ऊपर आरोप लग रहा है कि पुणे में अजीत पवार पक्षपात कर रहे हैं। वे वित्त मंत्री तो हैं ही महाराष्ट्र के, लेकिन इसके साथ साथ पुणे के प्रभारी मंत्री भी हैं, जिन्हें गार्जियन मिनिस्टर कहा जाता है या मराठी में पालक मंत्री जिनको कहते हैं। तो अजीत पवार के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि अजीत पवार पक्षपात करते हुए सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को ही विकास का फंड दे रहे हैं और जो सत्ताधारी बाकी दोनों घटक दल हैं, शिवसेना और बीजेपी, इन दोनों को पैसा नहीं दिया जा रहा है या बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। अब एक खत लिखा गया है जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, उनकी ओर से खत लिखा गया है जिलाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और साथ में डिविजनल कमिश्नर को। और उसमें यह आरोप लगाया गया है कि जो फंड का एलोकेशन हुआ है सरकार की तरफ से वो गलत है और उस फंड एलोकेशन को रद्द किया जाना चाहिए। खत लिखने वालों में जो 10 लोग हैं उनमें ज्यादातर शिंदे गुट के नेता हैं और साथ में बीजेपी के नेता हैं। इनका यह आरोप है कि अजीत पवार जिस तरह से फंड एलोकेट करते हैं तो उसमें 70% जो है वो अपने लोगों के लिए रखते हैं। उसके बाद बाकी का 20% अजीत पवार खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने चुनाव क्षेत्र यानी कि बारामती के लिए रखते हैं। और जो बाकी का 10% बचा होता है वो दूसरी पार्टियों को देते हैं। तो ये कहना है कि इस तरह का पक्षपात मंजूर नहीं है। अजीत पवार वित्त मंत्री रहते हुए और प्रभारी मंत्री रहते हुए इस तरह से हमें दरकिनार नहीं कर सकते। हमारे इलाके में जो डेवलपमेंट फंड हमें मिलना चाहिए वो अजीत पवार हमको तो नहीं देते हैं, अपने लोगों को बांट देते हैं। तो इन लोगों का ये भी कहना है, जो लोग विद्रोह की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम इस मुद्दे को पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है और सत्ता में जो वरिष्ठ मंत्री है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी उठाएंगे, चंद्रकांत पाटिल के भी सामने उठाएंगे, जो कि पहले प्रभारी मंत्री थे। अच्छा, पुणे के प्रभारी मंत्री को लेकर भी विवाद हुआ था। फिलहाल अजीत पवार ही है प्रभारी मंत्री, लेकिन उससे पहले बीजेपी से चंद्रकांत पाटिल प्रभारी मंत्री थे। तो अजीत पवार को जब सत्ता में साथ में लिया गया इस साल जुलाई में, तो उसके बाद में चंद्रकांत पाटिल को हटा दिया गया और फिर वहां पर अजीत पवार को बनाया गया प्रभारी मंत्री। तो इसकी वजह से भी स्थानीय बीजेपी इकाई में काफी रोष था कि एक बीजेपी के आदमी को हटाकर एनसीपी को जो है ये पद दे दिया गया। अजीत पवार का गढ़ माना जाता है पुणे, और पुणे में जब अविभाजित एनसीपी थी तो ये माना गया था कि पुणे और आसपास का इलाका, पुणे जिले का इलाका, पुणे शहर का इलाका, यहाँ पर एनसीपी का ही, पवार परिवार का ही दबदबा रहा है। और ऐसे में अजीत पवार ने मांग की थी कि उन्हें इस इलाके का प्रभारी मंत्री बनाया जाए, क्योंकि ये उन्हीं का गढ़ है। अच्छा, इससे पहले जब शिवसेना में पिछले साल बगावत हुई थी तो उस बगावत के पीछे एक कारण अजीत पवार भी थे। जो बागी शिवसेना के नेता जिन्होंने अलग गुट बनाया एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उनका यह कहना था कि महाविकास आघाड़ी में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे ठाकरे सरकार में, तब भी उनके पास में वित्त मंत्रालय था और तब भी अजीत पवार इसी तरह से पक्षपात करते थे। वो कांग्रेस
और शिवसेना के नेताओं को फंड ही नहीं देते थे या बहुत कम फंड देते थे और सब कुछ एनसीपी को ही देते थे। यहां तक ये भी आरोप लगा था कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय हासिल करके एक तरह से शिवसेना को राज्य में खत्म कर रहे हैं और अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं। और इसी से नाराज होके कई लोगों ने कि आपने एनसीपी के साथ हाथ क्यों मिला लिया, इससे तो शिवसेना को नुकसान हो रहा है। कई लोग एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, लेकिन ऐसे लोगों को क्या पता था कि अगले साल यही अजीत पवार भी साथ में आ जाएंगे, ये भी एनसीपी से बगावत कर देंगे और फिर महायुति के गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और ना केवल शामिल होंगे बल्कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको वित्त मंत्रालय मिलेगा और पुणे के ऊपर प्रभारी मंत्री बना दिए जाएंगे। तो जिनके नाम का विरोध करके बगावत हुई थी उन्हीं के तो साथ हो लिया अब ये। तो अब तीनों ही पार्टियों के जो आला नेता हैं वो अब अपने इन पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को अब शांत करने में जुटे हुए। उनके लिए चुनौती है क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव महज 4-5 महीने में ही होने वाले हैं। तो ऐसे में महायुति को एकजुट रखना जरूरी है। अभी सीट शेयरिंग की भी बात चल रही है, तो उसको लेकर भी काफी आतिशबाजी हो सकती है। तो उस वक्त में भी ये जो आपसी मनमुटाव है, ये विवाद है, ये देखने मिल सकता है। तो महायुति के सामने ये चुनौती होगी कि इन तीनों ही पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को एक साथ रखा जाए और इस जैसे विवादों को समय रहते निपटा लिया जाए। वैसे भी अब राज्य सरकार के पास ज्यादा समय रह नहीं गया है, महज ये कह सकते हैं 10 महीने का वक्त बचा है। अगले साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं, अगर उसके पहले मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं तो, और 10 महीना भी नहीं कह सकते, महीने भर पहले तो आचार संहिता लग जाती है, तो बस 9 महीने का वक्त है इस सरकार के पास में। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हलचल होती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।